मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसलिए मुझे किसी ने बंगाल में नौकरी करने के लिए कहा। मैं बंगाल में नौकरी करने के लिए चला गया। बंगाल में जाकर मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें आ गई थी। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद मेरे कुछ दिन गुजरे, तो जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बहार सी आ गई थी। एक बंगाली लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, जवान थी, खूबसूरत थी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैं जहाँ पर नौकरी करता था, वो भी वहीं पर मेरे साथ नौकरी करती थी। मैं बंगाल की एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया करता था और वो भी वहीं पर मेरे साथ काम करती थी। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और मुझे पसंद करती है। ये बात सुनते ही मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिजनौर के छोटे से गांव से निकलकर मामूली से काम में सेट होकर मैं एक बंगाली लड़की का पति बन जाऊंगा। ये तो आपको भी सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मैं 35 साल का था और वो 20 साल की जवान लड़की। उससे शादी करने पर मैं बहुत खुश हो रहा था। उस लड़की की उम्र 20 साल थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात थी। मुझ जैसे 35 साल के लड़के को एक 20 साल की जवान खूबसूरत लड़की मिल रही थी, जबकि हम दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का फासला था। आखिर उसने मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी देखी थी जो मुझे पसंद कर लिया था। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि मुझे गांव में तो कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, इसलिए कि लोगों का ये कहना था कि आशीष वहाँ जाकर बहुत बिजी हो गया है। आशीष के पास ना तो टाइम है और ना ही इतना पैसा कि हम उसको अपनी बेटी दे सकें। अब उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और फिर ऐसे में इतनी कम उम्र की लड़की मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी वो इतनी ज़्यादा हसीन है कि मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। यह बात मैंने अपने माता पिता को बताई और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मगर फिर मेरी माँ की आंखों में आंसू छलकने लगे। मैंने कॉल पर अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ है माँ। माँ ने कहा कि आशीष बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि वो बंगाली लड़की तुम्हें हमारे पास आने देगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अब तो बस तुम बंगाल के ही होकर रह गए हो। खुशी तो बहुत है बेटा कि तुम्हें इतनी कम उम्र की लड़की मिल रही है और यकीनन ये गांव की लड़कियों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। तुम्हारा ख्याल भी रखेगी, क्योंकि तुम उम्र में उससे बड़े हो और उसने तुम्हें अपनी मर्ज़ी से पसंद किया है। लेकिन परेशानी ये है कि हमें तो तुम भूल ही जाओगे। सारी ज़िंदगी हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और आखिर में तुम उस बंगाली लड़की को हासिल हो जाओगे। बस माता पिता की किस्मत में आखिर में सिर्फ मायूसी के सिवा कुछ नहीं बचता। बस बेटे, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अब कॉल बंद करती हूँ। माँ की रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। यह बात तो माँ ने बिल्कुल ठीक कही थी। जब मैं नीता से शादी कर रहा था तो मुझे बाकी लोगों को भूलना ही पड़ता। इंसान को रोज़गार किस किस तरह से परेशान कर देता है कि उसे अपने अपनों को ही छोड़ना पड़ता है। मुझे लड़कियों का दर्द बहुत महसूस हुआ जो अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल की हो जाती हैं और फिर उन्हें वापस अपने ही घर आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है। फिलहाल मैंने अपनी होने वाली बंगाली पत्नी नीता से बात कही तो वो मेरे गले लग गई और मेरे गले लगकर कहने लगी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मुझे एहसास नहीं कि तुम एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हो? और मैं कौन सा अलग हूँ? मेरे भी परिवार का यही उसूल है जो तुम्हारे परिवार का है। मुझे तो खुशी है कि तुम इतने जज्बाती हो रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम फ्यूचर में मुझे बेपनाह मोहब्बत करोगे, मुझे इतना प्यार करोगे कि मैं सारी ज़िंदगी खुश रहूँगी। जाहिर सी बात है, जो लड़का अपने माता पिता की इज्जत करता है वही असल में असली मर्द होता है। मेरी पत्नी की इतनी नर्म दिली को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम मेरे माता पिता के पास जाने की परमिशन दे रही हो? तुम्हें पता है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद यहीं पर रहना चाहती हो। तो वो कहने लगी, अरे मेरे बेवकूफ़ पति, मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि तुम अपने माता पिता को यहाँ बंगाल बुला लो। वैसे भी वो उस घर पर रहकर क्या करेंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अब वो वहाँ पर अकेले रह गए हैं। तुम चाहो तो उन्हें यहाँ पर बुला सकते हो। तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं और ना ही उन लोगों का बिहेवियर तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा है।
तो फिर वहाँ पर अकेले रहकर तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे? तुम उनको यहाँ पर बुला लो और हम उनकी मौजूदगी में उनके सामने यहाँ पर शादी कर लेंगे। मेरी पत्नी नीता के कहे हुए शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को ये गुड न्यूज़ सुना दी। मेरे पेरेंट्स के आने जाने का सब खर्च नीता ने किया। वैसे भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे पहले से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। 18 साल की थी तब से वहीं पर वो इस फैक्ट्री में ही काम कर रही थी, और मुझे तो अभी फैक्ट्री में लगे हुए सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे, इसलिए मेरी सैलरी उससे कम थी। शायद नीता को अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द चाहिए था जो उसके साथ चलता हुआ अच्छा लगे। वैसे मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन मेरी हाइट हेल्थ कम थी, इसलिए मैं भी कम उम्र का ही लगता था। मैं कोई आदमी नहीं बल्कि कम उम्र का लड़का ही लगता था। पर गांव के लोगों की किस्मत ही सो गई थी कि वो अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहते थे। खैर, अब तो मेरे पास एक ऐसी लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी और मुझ पर मर मिटी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर बंगाल बुला लिया था। ये सब देखकर तो हमारे रिश्तेदार भी हैरान रह गए थे कि आशीष की किस्मत जाग गई है। उसने बंगाली लड़की से शादी करके अपने माता पिता को भी वहाँ बुला लिया। मेरे पेरेंट्स जब यहाँ पर आए तो मेरी उनकी मौजूदगी में शादी हो गई थी। शादी वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है या फिर कोई सपना है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहती है। रात के 2 बज रहे थे और वो मेरे कमरे में मेरे सामने बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम सी मूरत मेरे सामने बैठी हुई है। मैं भी बहुत स्मार्ट लग रहा था और कपड़े भी महंगे पहन रखे थे, लेकिन मैं था तो एक अनपढ़ ही। मेरे अनपढ़ होने का सबूत ये था कि मैंने अपनी पत्नी के लिए जो गिफ्ट लिया था उसको मैंने एक सिर्फ छोटी सी थैली में ही रख लिया था। ना ही उसको बॉक्स में रखा और ना ही उसके पैक करवाया, जबकि मेरे पास एक थैली में अलग से पैसे भी पड़े हुए थे जो मैं आज सुबह सुबह ही लेकर आया था। और ये भूल गया था कि मेरी पत्नी को चॉकलेट और टेडी बियर से प्यार है, जबकि मैं उसके लिए पैसे लेकर आया हूँ। और मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल सेट भी उसके लिए ले लिया था। वैसे भी हम जैसे लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदलती। मैंने ये सोचते हुए पैसे अपने पास रखे थे कि वो जो चाहेगी अपने लिए लेकर आ जाएगी। ये भूल गया था कि उसके पास तो पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं। मेरी पत्नी के हाथ में पहले से ही एक छोटा सा बॉक्स मौजूद था। शायद वो भी मुझे कोई गिफ्ट देना चाहती थी। जब मैंने उसके हाथ में वो गिफ्ट देखा तो अपने पैसे देने का इरादा बदल लिया। सोचा कि उसे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन वो मेरे हाथों में थैली दे चुकी थी, जिसमें से एक में तो ज्वेलरी सेट था और दूसरे में पैसे थे। वो मुझसे पूछने लगी, आशीष इसमें क्या है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि ये मैं तुम्हें देने के लिए लाया था। मैंने ज्वेलरी सेट तो उसको दे दिया, उसे पसंद आया है। दूसरी वाली थैली को मैंने उसे कहा कि इसे कहीं पर रख दो, कि मेरा रोज़ का जेब खर्च है। तो नीता कहने लगी कि मुझे तो लगा कि तुम मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हो। वो ज्वेलरी सेट भी सिर्फ मामूली सा ही था। उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन वो उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। मैंने उसे कहा, माफ़ करना नीता, मैं अपने पेरेंट की वजह से शायद ये सब कुछ भूल गया था कि मुझे तुम्हें कोई स्पेशल सरप्राइज़ भी देना है, लेकिन मैं तुम्हें कल इससे भी अच्छा गिफ्ट ला कर दूँगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बल्कि लाकर नहीं दूंगा, तुम्हें उस गिफ्ट के पास जाना पड़ेगा। मेरी चिकनी चिकनी बातों में वो आ गई थी और उसकी नाराज़गी और वो सब कुछ भूल कर मेरे गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। मैंने गद्दे के नीचे हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि मैं ये सारे पैसे गद्दे के नीचे रख रहा हूँ। तब उसका चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं गद्दे के नीचे सामान रखूं। वो शायद मुझे अपने पास नहीं आने देगी। इस शादी का कोई मकसद नहीं होगा, वरना मेरे हाथ आगे बढ़ाने पर वह मुझे इतनी अजीब नज़र से नहीं देखती। मेरे दिल में हज़ारों सवाल आ रहे थे। नीता कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? गद्दे के नीचे क्यों रख रहे हो? उसने मुस्कुरा कर मुझसे पूछा। मैंने कहा, तो फिर कहाँ पर रखूँ? तो वो कहने लगी, लाओ मैं इसे अपनी अलमारी में रख देती हूँ। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उसने अपनी अलमारी को खोलकर उसमें रख दिया। मैं तो कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला।
सच पूछो तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कब सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई थी और वो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी और मुझसे कहने लगी, जल्दी उठो आशीष, बहुत देर हो रही है और हमें फैक्ट्री भी जाना है। सब लोग हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि मैंने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। तो चलो जल्दी उठो, पहले ही बहुत देर हो गई है। उसने ये कहकर गद्दे के चारों तरफ के कोनों को अच्छी तरीके से चादर से दबा दिया। मैं वॉशरूम में चला गया। मुझे अपनी पत्नी नीता का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं वॉशरूम से वापस आया। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो चौंक कर बेड पर लंबी लंबी लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी चोरी पकड़ने जाने के डर से मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उसे पूछा कि नीता क्या है इस गद्दे के नीचे? तो नीता कहने लगी, गद्दे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं कैसे नीचे कोई गलत चीज़ रखूंगी? या फिर मेरे पास कोई ख़जाना है जो मैं गद्दे के नीचे दबा के रखूंगी? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और तैयार होने लगा तो अचानक ही वो खड़ी हो गई और उसने जल्दी से गद्दे के नीचे से कुछ निकाला और फ़ौरन उसको अलमारी के अंदर रख कर अलमारी में ताला लगा दिया। मैं अब शक में पड़ गया था कि अगर नीता मुझसे कुछ नहीं छुपा रही है तो फिर उसने अलमारी में क्या चीज़ रखी है और फिर ताला क्यों लगाया है। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। हम लोग एक साथ घर से निकल गए और अपनी फैक्ट्री में जाकर काम करने में बिजी हो गए। रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला। दिन भर हमने अपनी फैक्ट्री में गुजारा। वापसी में हम लोग अपने पेरेंट्स के पास गए थे। वो भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए थे। मेरी पत्नी ने अपने किसी जानने वाले से एक छोटा सा घर किराए पर ले रखा था जिसमें मेरे माता पिता ठहरे हुए थे, क्योंकि वो हमारे साथ उस घर में नहीं रह सकते थे जिस घर में हम रहते थे। वो मेरी पत्नी का घर था और एक वह बहुत ही छोटा सा था। उसमें सिर्फ एक कमरा था। अगले दिन मैं किसी काम से घर से बाहर निकला तो रास्ते में मुझे मेरा बिजनौर में रहने वाला एक दोस्त मिल गया। बंगाल में किसी काम से आया हुआ था। मैं जब उससे मिला तो मैंने उससे उसका हाल पूछा और वो भी मुझसे बातचीत करने लगा। उसे मेरी शादी के बारे में पता था। हम दोनों बैठकर एक चाय के होटल पर बात करने लगे। वो मुझसे अजीबोगरीब बातें पूछने लगा तो उसने शादी वाली रात के बारे में मुझसे मजाक करना शुरू कर दी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि मैं ऐसी बातें हंसी मजाक के लिए नहीं करना चाहता। उसने मुझसे कहा, तुम तो बड़े ही बदल गए हो। ये बंगाल की लड़की है, होशियार रहना। उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? किस चीज़ से होशियार रहूं? उसने कहा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ से होशियार रहना। उसकी बात सुनकर मैंने गद्दे वाली बात अपने दोस्त को बता दी, क्योंकि मैं यह बात तो नहीं छुपा सकता था। इसमें कोई भी ऐसी शर्म वाली बात नहीं थी जो मुझे ये बात उसे बताने से रोकती। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त अचानक ही उछल पड़ा और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी पत्नी ज़रूर गद्दे के नीचे कुछ रखती होगी और फिर गद्दे को भी तुम्हें हटाने से मना करती होगी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हाँ, ऐसा ही करती है। तुम ठीक कह रहे हो। शायद यह मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है। आगे का नहीं पता। तो मेरा दोस्त कहने लगा, चलो तुम इससे पहले अपनी पत्नी पर शक करो 2-3 दिन और तुम इस बात की सच्चाई का पता लगा लो। या फिर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा वहम है तो कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं किसी दिन गद्दा ही हटा कर देख लूँगा कि आखिर वो उसके नीचे क्या रखती है। और वो रात को भी सोने से पहले बड़ी अजीब सी हरकतें करती है। मैंने अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि ठीक है, तुम 2-3 दिन उसको आजमा कर देखो, उसके बाद तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। रात हुई तो मुझे किसी और चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट नीता के बिहेवियर में था कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है। फिर वही हुआ। रात हुई तो नीता का बिहेवियर अजीब सा हो गया। बाकी सारी बातें तो वो मेरी मानती थी। किसी चीज़ पर उसे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन गद्दे के साथ वही राज रख रही थी, जैसे उसके नीचे कोई खजाना हो और वो अपनी साइड की तरफ वाले गद्दे के साथ ही ऐसी हरकत करती थी। मैं उसकी साइड लेट गया तो वो मुझे बोली, ये क्या कर रहे हो? उसने मुझे अपनी जगह से पीछे हटा दिया और कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी जगह पर लेटने की कोशिश कर रहे हो। बहाने से गद्दे के नीचे देखना चाहते हो। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी और मुझे तुमसे ज़्यादा घर की साफ़ सफाई का ध्यान रहता है।
मेरी साइड का बिस्तर बिल्कुल ठीक है। वो फिर मेरे पास आकर लेट गई और मेरे बाजू पर अपना सर रख लिया। मैं मजबूर था। शुरू में इंसान इतना कंफर्टेबल तो नहीं होता कि एक दूसरे से हर बात कर सके। मैं भी खामोश हो गया और इसी तरीके से वो मेरे बाजू पर सर रखकर सो गई और मैं भी सो गया। मैं उठा तो मुझे फिर याद नहीं था कि रात क्या हुआ। मेरी पत्नी ने फिर से कुछ सामान गद्दे के नीचे से निकाला और अलमारी में रख दिया और अलमारी को ताला लगा दिया। अब तो यह बात कन्फर्म हो चुकी थी कि वो ज़रूर गद्दे के नीचे कुछ रखती है और फिर रख कर मुझसे छुपाती है। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को ये बात बता दी तो उसने कहा, तुम्हारी बीवी का फैक्ट्री जाना ज़रूर तुम्हारी पत्नी का कोई ना कोई मकसद होगा। अब तुम्हें उसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि वो गद्दे के नीचे क्या रखती है और क्यों रखती है, और इसकी वजह भी तुम्हें ही पता लगानी चाहिए। देखो, पहले तो मुझे शक हो गया था कि एक लड़की जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, वो तुमसे क्यों शादी कर रही है। और फिर इतने कम उम्र की लड़की, वो किसी और लड़के से भी तो शादी कर सकती थी। ज़रा सोचो तो सही कि तुम में ऐसा कौन सा ख़ास चीज़ थी कि उसने तुमसे शादी करी। कहीं वो कुछ और तो नहीं करने जा रही। करण की बातें मुझे डरा रही थी। मैंने उसे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह क्या करेगी मेरे साथ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? करण मेरी बात सुनकर सोचने वाले अंदाज में कहने लगा, देखो आशीष, मैं तुम्हें बेवजह के शक में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात तो सच है, तुम्हें खुद भी अजीब लगता है कि वह ज़रूर तुम्हारे बेड के गद्दे के नीचे सोने से पहले कुछ रखती है जिसे वो सुबह निकाल लेती है। अब ये तो तुम पर लागू होता है कि तुम उस चीज़ को किस तरह से ढूंढो, क्योंकि अगर फिर कोई बात हुई तो फिर तुम्हारा जिम्मेदार कौन होगा। अब तो तुम अपने माता पिता को भी यहाँ पर भुला चुके हो। ये सोचो, ये लड़की 1 महीने पहले तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी थी और आज तुम इस लड़की के साथ एक कमरे में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और उसके साथ घूम रहे हो। आखिर ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या करना चाह रही है? तुम होश में आओ। इतना ज़्यादा किसी पर भरोसा एकदम से नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे सर पर तुम्हारे पेरेंट्स की भी तो जिम्मेदारी है। तुम अकेले तो नहीं हो। करण ने मुझे अच्छे से शक में डाल दिया था। आज मैंने सोचा कि मैं पति होने के नाते अपने रिश्ते का इस्तेमाल करूंगा और ज़बरदस्ती घर जाकर गद्दे को उठाकर देखूंगा कि वो उसके नीचे क्या रखती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे हर एक बात के लिए रोज़ मना कर दे और मैं उसके कहे पर रुकता ही चला जाऊं, क्योंकि पति पत्नी के बीच तो कोई राज नहीं होना चाहिए। आज मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं घर जाते ही गद्दा उठाकर ज़रूर देखूंगा। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी पत्नी वहीं पर मेरे पीछे खड़ी हुई मेरी सारी बातें सुन रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मुझे से कितनी बड़ी गलती हो गई। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं दिल ही दिल में पछता रहा था। मेरी पत्नी मेरा सारा प्लान जान चुकी थी। अब मैं अपनी पत्नी से ये भी नहीं कह सकता था कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। अगर मैं ऐसा कहता तो मैं बहुत गिरा हुआ इंसान लगता है। जैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे, उनसे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरी पत्नी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया है और उसे मुझ पर अफसोस हो रहा है कि मैं कितना बेगैरत इंसान हूँ जो अपने दोस्त से अपनी पत्नी की बुराई कर रहा था। मेरे दोस्त को भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, तुम भी कितने पागल इंसान हो। अगर उसे पता चल भी गया है तो तुमने मुझे यह बात कही है तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए बजाय परेशान होने के। तुम एक काम करना, घर जाते ही गद्दा बेड से हटा देना। इतना सोचोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि औरत के सामने तुम जितना दबकर रहोगे वो तुम्हें उतना ही दबाती चली जाएगी। मेरे दोस्त की बात भी सही थी। अब मैं इस एहसान में दबा हुआ था कि वो बंगाली है, उसने मुझसे शादी कर ली है और मेरे माता पिता को भी यहाँ बुला लिया। अगर मैं बराबरी करता तो उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। अगर वह बंगाल से थी और अमीर परिवार से थी, लेकिन शादी तो उसने मुझसे पसंद से ही की थी। तो नहीं था कि मैंने उसे पसंद के लिए मजबूर किया हो या शादी के लिए ज़बरदस्ती की हो। मैं ज़बरदस्ती करके भी कहाँ जा सकता था, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी। पर अगर वो मुझे पति के तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी थी तो अब उसे मुझसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। दोस्त ने जब यह सारी बातें मुझे समझाई तो मैं तसल्ली में हो गया। मैंने सोच लिया था
कि अब मैं उससे साफ साफ बात करूँगा। शाम को जब हम दोनों पति पत्नी घर आए तो मेरे अंदाज कुछ बदले हुए थे। मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, क्या हुआ है, आप कुछ परेशान लग रहे हो। मैं घबरा गया। मैंने कहा, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन हैरान ज़रूर हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। तो वो कहने लगी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपने अपने दोस्त से जो भी कहा है, अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा होने के बजाय अपनी पत्नी पर ही किया। मैंने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, आखिर उसमें बुराई ही क्या है। इस कमरे में जो कुछ भी है, क्या उस पर मेरा हक नहीं है। मेरी पत्नी हंसकर कहने लगी, अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम गद्दे के नीचे ना देखो। मैं तो बेवजह ही तुमसे छुपा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना ऐसी बातें करना। और तुम खुद देख लो कि गद्दे के नीचे क्या है। और उसके बाद गद्दा भी हटाकर ज़मीन पर रख दिया। बेड पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। सच में उसके नीचे तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ मगर तुम रात को ज़रूर कुछ रखती हो, झूठ मत बोलो। वो कहने लगी, आशीष देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं अगर गद्दे के नीचे कुछ रखूँगी भी तो तुम्हें क्यों नहीं बताऊँगी। चलो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो अगली बार जब मैं रखूँगी तो तुम खुद देख लेना और उसी टाइम मुझसे पूछ भी लेना कि मैं क्या रखती हूँ और क्यों रखती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है। उम्मीद है कि अब तुम मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। पर उस दिन के कुछ दिन बाद तक हमारी शादी का 1 महीना गुजर गया था। पर मुझे कमरे में आते ही नींद आ जाती थी। इतनी तेज़ नींद आती थी कि जब मेरी आँख खुलती थी तो सुबह हो जाती थी और मैं यही सोचता रहता था कि रात कब और कैसे गुजर गई। मुझे तो ये भी नहीं याद रहता था कि नींद कैसे आई। घर आया तो मैंने रात का खाना कब खाया और क्या खाया था। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं किसी तौर पर भी अपने साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे पता लगाना ही था कि कमरे में आते ही मुझे पर नींद क्यों सवार हो जाती है। मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे रही होगी या मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही होगी जिससे मुझे नींद आ जाती है और मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पता लगा सकूँ आखिर मेरे साथ क्या होता है, पर मैं इस कोशिश में नाकाम रहा। मैं सारा दिन सावधान रहता था, अपनी पत्नी के हाथ से कुछ भी नहीं खाता था, न पीता था। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बाज़ार से ही खाना लेकर आ गया था और हम दोनों ने वही खाना खाया था। उस दिन भी जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझ पर नींद सवार होने लगी थी। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह हुई कि उस दिन मेरी सुबह के 6 बजे ही आँख खुल गई थी। सुबह को जब मैं उठता था तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। फिर रात की किसी भी बात के बारे में सोच ही नहीं पाता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दिया करता था और मेरी पत्नी भी ऐसी ही थी। वो मेरे साथ फैक्ट्री जाती थी और अपने कामों में दिन भर बिजी रहती थी और रात को घर आते ही वह हम दोनों के लिए खाना बनाती थी। मैं भी कभी कभी उसके कामों में उसके हाथ बटा दिया करता था। आखिर मैं अपनी पत्नी से पूछने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार और मोहब्बत से पूछा कि मेरी जान, मुझे बता दो कि तुम ऐसा क्या जादू करती हो कि मेरे कमरे में आते ही मुझे नींद आ जाती है और गद्दे वाली बात को तो मैं भूल ही गया हूँ। तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर कोई जादू टोना किया है तो ये गलत बात है। जादू से तो मैं खुद ही दूर भागती हूँ, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ जो जादू जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। मैंने घबराते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि क्योंकि मुझे तो कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है कि मैं किसी जादू टोने के असर में आ गया हूँ। देखो, तुम दूसरे शहर के लोगों को गलत आदत होती है, रोज़ रात को देर से घर वापस आते हो, जबकि हमारे शहर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के सारे मर्द जल्दी ही घर में आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ ही सो जाते हैं। यहाँ के मर्द रातों को देर तक दोस्तों के साथ भी नहीं बैठते हैं, बल्कि रात देर तक घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं और औरतें भी घर से बाहर नहीं निकलती, जबकि बच्चों पर भी पाबंदी लगाई जाती है। सब लोग रात को 8 बजे तक ही सो जाते हैं और सुबह को 6 बजे उठ जाते हैं। मैंने सुना है दूसरे शहरों की लड़की और आदमी रात को 2-2 बजे तक ही घर में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ का तरीका बहुत अलग है। आप भी यहाँ पर अपने तरीके से ही चल रहे थे। जब हम दोनों फैक्ट्री से आते थे तो आप खाना खाने के बाद बाहर चले जाते थे और मैं आपका इंतज़ार करती रहती थी। मुझे आपका तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरी बात पर नाराज़ मत होना, लेकिन बात यही है कि आपका तरीका बहुत गलत था। आपको रात को घर में होना चाहिए और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो आप मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, लेकिन आपको बाहर जाने की ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। मैंने सोचा कि अगर मैं
आपसे लड़ाई झगड़ा करूँगी, आपको बदलने की कोशिश करूँगी, तो शायद आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करोगे। मैं आपको शादी के बाद से ही बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच बताइए, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर में रहकर अपनी पत्नी का ख्याल रखें? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर पे ना मौजूदगी में घर में कोई घुस आए या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचा सके, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तो बस यही सब कुछ मैं इसलिए ही कर रही थी। मेरी तो सिर्फ यही कोशिश थी कि आप जल्दी घर पर आ जाओ और जल्दी ही सो जाया करो। इस शहर में क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति भी किसी गलत काम में पड़ जाए या फिर लोग उसे मुश्किल में डाल दें। हम लोग मामूली से लोग हैं। अगर हमें अपनी ज़िंदगी आसानी से जीनी है तो हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, और मैं यही कर रही थी आपके साथ, आपके तौर तरीकों को बदल रही थी। आपके गांव में ऐसा होता होगा कि आप देर रात को वापस आते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ रात हो जाने के बाद कोई बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकलता। तभी तो यहाँ पर हर कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाता है और शाम को जल्दी फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर सो जाता है। रही बात आपकी नींद की, तो मैं अलग तरह की कॉइन लगाती हूँ जिससे मच्छर तो भाग जाते ही हैं, साथ ही साथ उसकी खुशबू से हम दोनों को नींद भी आ जाती है। अगर आपको ये लगता है कि आपके सोने के बाद मैं कहीं जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये सब सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। सच में हम कभी कभी ऐसा ही करते हैं, छोटी सी छोटी बात को दिल पर सवार कर लेते हैं और फिर इसी के बारे में सोचते सोचते एक छोटी सी बात का इशू बन जाता है, और वही जो हमारे रिश्ते की सारी खूबसूरती को छुपा लेता है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही किसी पर शक करना बहुत गलत बात है, और ऐसे ही किसी बाहर वाले की बातों में आ जाना और भी ज़्यादा गलत बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से पहुँचते रहें। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।